सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल सभी के। उम्मीद करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। एंड वेलकम टू लर्न विद पवन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग वन शॉट में कंप्लीट करने जा रहे हैं। इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट रिगार्डिंग न्यू वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में है कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज अ मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर एक वो चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका खुद का मास होता है। तो ऐसी कोई भी चीज आपके पास आसपास होती है जो जगह घेरती है और उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है। मास एक तरीके से आप अभी समझ सकते हैं, एक तरीके से अगर उसका वेट है कुछ ना कुछ तो हमारी क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कितने टाइप में क्लासिफाई कर रखे हैं हमने। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर कॉल्ड पंच तत्व। आपने हमने नाम सुना होगा कि हमारी जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व कौन है हमारे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। हिंदी में कहें तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। इन सब से मिलकर हमारे पंच तत्व बनाए। तो हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे, ठीक है, तो उनने क्या बोला कि मैटर जो है 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, जिनको हम पंच तत्व बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। अब फिजिकल स्टेट के बेस पे मैटर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मेटल इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। और केमिकल कंपोजिशन के बेस पे मैटर को किस चीज में क्लासिफाई कर रखा है? प्योर सब्सटेंस के बेस पे और मिक्सचर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। समझ आया? फिजिकल स्टेट में हमने 3 स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल कंपोजिशन के बेस पे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस में बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब प्योर सब्सटेंस जो होते हैं हमारे वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जो हमारे मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अभी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, मगर फिर भी आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो डिसॉल्व हो जाए और उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर पाए अच्छे से किसी भी सॉल्यूशन में से। जैसे आपने चीनी का सॉल्यूशन बनाया, चीनी को पानी के अंदर मिलाया, अब आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? होमोजीनियस। मतलब उसके अंदर होमो का मतलब होता है सेम, सेम चीज होगी, डिसॉल्व हो गई है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनको हमने डिसॉल्व कर दिया किसी के अंदर, सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, मगर हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपने सॉइल मिट्टी को पानी के अंदर डाला तो आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो, वो डिसॉल्व नहीं होगा कभी भी कंप्लीटली, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हमें मैटर की फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ना है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब हमारे मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। अब ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, माइन्यूट साइज में होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इन पार्टिकल के बीच में मैटर के बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, तो ये उसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि पार्टिकल जो हमारे मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पहला जो पॉइंट आप उसको समझते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। अब इसमें एक्टिविटी दे रखी है आपको कि आपको एक वाटर लेना है एक बीकर के अंदर और उसके लेवल को नोट कर लेना, अपने पानी के लेवल को, और उसके बाद उसमें कुछ सॉल्ट या फिर शुगर ऐड करनी है ग्लास रॉड की हेल्प से। अब जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर, मगर पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टिकल जो है वाटर के उनके अंदर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी वजह से जो सॉल्ट के पार्टिकल है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गए, जिसकी वजह से पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आया हमारा। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि मैटर जो है हमारा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये आपको दिखा रखा है डायग्राम के थ्रू कि हमने वाटर में जो है शुगर ऐड करा, उसको हमने स्टिर करा, हिलाया, डिसॉल्व करा, और वो उसके अंदर शुगर क्या हो गया हमारा? डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। अब हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। इसके लिए एक्टिविटी दी है कि डिसॉल्व करने में 2-3 क्रिस्टल डिसॉल्व करने हैं पोटेशियम पर मैंगनेट के 100 ml के वाटर में एक बीकर के अंदर। 10 ml का सॉल्यूशन लेना है और उसको 100 ml के वाटर में फिर से डिसॉल्व करना है पोटेशियम पर मैंगनेट का। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, दोबारा से 10 ml लेना है और उसको फिर से 100 ml के वाटर में डिसॉल्व करना है। इसी एक्टिविटी को हमें 5-6 बार रिपीट करते जाना है। ये हमें क्या दिखाएगा कि जो कुछ क्रिस्टल है पोटेशियम पर मैंगनेट के, वो एक छोटे से बड़े अमाउंट के वाटर को कलर कर सकते हैं। छोटे से हमने 10 ml खाली पोटेशियम पर मैंगनेट लिया और उसने 100 ml के पानी को कलर कर दिया, कलर में चेंज आएगा। तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि हर क्रिस्टल के बीच में पोटेशियम पर मैंगनेट के हर क्रिस्टल के बीच में बहुत सारे टाइनी पार्टिकल होते हैं, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसने छोटे से अमाउंट ने एक बड़े लार्ज वॉल्यूम के वाटर के कलर को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है कि हमने पहले 100 ml का जो है वाटर लिया, उसमें 10 ml का जो है पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डाला, दोबारा 100 ml के वाटर में उसने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा से 10 ml का पोटेशियम परमैंगनेट डाला, फिर हमने 5 बार उसको रिपीट किया, तो हमने देखा कि पानी कलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं
उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। इसके लिए एक्टिविटी करनी है कि एक बीकर के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेना है और उसके लेवल को नोट कर लेना है। ठीक है, जो अभी हमने एक्टिविटी करी थी सेम वही एक्टिविटी है कि चीनी को या नमक को ऐड कर लेना है, उसको स्टेयर करना है ग्लास रॉड से और दोबारा से उसके लेवल को ऑब्जर्व करना है। तो हमें क्या बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, तभी तो उसके अंदर डिसॉल्व हो पाए। अगर वाटर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता नहीं तो हमारे सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि हमारे मैटर के पार्टिकल्स लगातार कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसको कैसे पता करेंगे हम? तो एक्टिविटी दी है बीकर के अंदर पानी लेना और उसके बाद उसमें ब्लू या रेड इंक जो है डिजोल्व करनी है बीकर की साइड में। डायरेक्ट पानी के अंदर नहीं डालनी है, बीकर के साइड में उसको डिजोल्व करना है और उसको कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देना बिना हिलाए डुलाए उसको। The ink spreads evenly throughout the water due to the movement of the particles of water and ink. क्या होगा कि जो इंक जो है वो फैल जाएगी पूरे पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स और इंक के पार्टिकल के बीच में लगातार मूवमेंट होती रहेगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में पूरे स्प्रेड हो जाएंगे। तो यहीं से हमारे एक नया टॉपिक निकल गया था, डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो या दो से ज्यादा टाइप्स के मैटर की जब आपस में इंटरमिक्सिंग होती है खुद से, तो उसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है लगातार कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये अगर मान ले कोई भी मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल है, वो लगातार मूव करते रह रहे हैं, ठीक है, कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब इसके लिए एक्टिविटी हमें क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी? इसके लिए बोला है एक आयरन नेल लेनी है, एक चौक लेना है और एक रबर बैंड लेना है। तो फिर हमें ट्राई करना है कि उसको पहले तो हैमर से तोड़ के देखना है, फिर उसको कट करके देखना है और उसके बाद उसको स्ट्रेच करके देखना है। ठीक है, अब क्या पता चलेगा हमें इससे कि चौक को तोड़ना आसान है, ठीक है, और आयरन को तोड़ना, उसको रबर बैंड को तोड़ना थोड़ा सा और ज्यादा आसान है, और आयरन नेल को तोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं उनने एक दूसरे को बहुत ज्यादा ही स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आयरन नेल हम तोड़ने में डिफिकल्टी आते हैं बहुत। वहीं रबर बैंड या चौक के केस में क्या है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, उन्हें होल्ड करने की कैपेसिटी उनकी बहुत कम है। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमें मैटर की स्टेट जाननी है, जो हमने पढ़ी थी सॉलिड लिक्विड गैस, उनके बारे में पढ़ना है हमें। अब मैटर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड की शेप डेफिनिट होती है, चेंज नहीं हो सकती, और उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। जो उनके स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड कर रखते हैं इस वजह से। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। और इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो भी मिनिमम है। क्यों मिनिमम है? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जब वो कहीं एक दूसरे से हिल डुल नहीं पाएंगे, उनको जकड़ के रखा है, तो वो कहीं मूव भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनकी मूवमेंट भी क्या होती है, मिनिमम होती है। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। उनको कंप्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब आप आपके घर में कोई टेबल पड़ी हो, उसको आप कंप्रेस कर रहे हो, क्या कंप्रेस हो पाएगी? हो वहीं आप जो है कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, बलून ले लो, बलून को अगर आप कंप्रेस करोगे तो उसको कंप्रेस करना बहुत ही ईजियर होता है कंपैरिजन टू किसी भी सॉलिड मटेरियल के केस में। क्यों? क्योंकि सॉलिड के केस में उसके पार्टिकल ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्पेस का भी उनके बीच में, इस वजह से वो लीस्ट कंप्रेसिबल हो जाते हैं। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, अभी हमने डिफ्यूजन पढ़ा क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का इंटरमिक्स होना है एक दूसरे के साथ में। अब यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन कम क्यों है? सेम वही चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, स्पेस कम है, तो डिफ्यूजन होने में बहुत दिक्कत, डिफ्यूजन हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो डिफ्यूजन होने के लिए हमें क्या चाहिए कि पार्टिकल इधर से उधर स्प्रेड हो सके, तो डिफ्यूजन हमें पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कम है, लीस्ट है। ये सॉलिड हमारा, एक ब्रिक ले लो, ब्रिक का एग्जांपल ले लो। ब्रिक में जो पार्टिकल होते हैं ये कितने ज्यादा एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिख रहा होगा, एक दूसरे कितने क्लोज है, चिपके हुए हैं एक दूसरे से। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, अब हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है लिक्विड्स हैव नो डेफिनिट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी कोई डेफिनिट शेप नहीं होती मगर इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में रख दोगे तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। ठीक है ना? जैसे आप देखोगे कि अगर आपने लिक्विड को ग्लास में रखा है, पानी को ग्लास में रखा है, तो पानी की शेप ले लेता है। अगर आपने उसको किसी छोटे से जग में रख दिया तो वो जग की शेप ले लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डेफिनेट शेप नहीं है, शेप फिक्स नहीं है, सॉलिड की शेप फिक्स नहीं है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शेप फिक्स नहीं मगर उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। अब आपने एक पानी को ग्लास में रखा
और वहीं उसी पानी को आपने जग में रख दिया, उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, पानी घटेगा बढ़ेगा थोड़ी, वो तो सेम फिक्स वॉल्यूम रहेगा उसका। तो ये मतलब है इस पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, मतलब अब लिक्विड में पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है इंटरमीडिएट होता है, मतलब ना ही बहुत ज्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, नॉर्मल होता है। सॉलिड में तो था ही नेग्लिजिबल स्पेस था। नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। सेम वही, अब क्योंकि स्पेस इंटरमीडिएट है, स्पेस जो है नॉर्मल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, नॉर्मल होगा, ना बहुत ज्यादा होगा ना बहुत ज्यादा कम होगा। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, और पार्टिकल की मूवमेंट भी क्या होती है, मीडियम होती है, मॉडरेट होती है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, और इनको लेस कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, कंप्रेसिबल किया जा सकता है इनको। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, अब इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्स होने का वो ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। यहाँ पे दिखा रखा है एक लिक्विड है, अब इनके बीच में स्पेस जो है थोड़ा सॉलिड से ज्यादा दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, थोड़ा सॉलिड से कम होगा। नेक्स्ट हमारा अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। गैसेस हैव नो डेफिनिट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। अब सॉलिड में हमने क्या पढ़ा, फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड में हमने क्या पढ़ा, फिक्स शेप नहीं होती मगर वॉल्यूम फिक्स रहता है। अब गैस में क्या है, ना ही शेप फिक्स होती है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, तो वो क्या करते हैं, ये भी लिक्विड की तरह सेम कंटेनर की जैसे शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं, होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, इनमें जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। अब स्पेस ज्यादा तो उसकी वजह से इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या है, बहुत ही कम होगा, तभी तो स्पेस ज्यादा हो गया, ठीक है। अब क्लास में बच्चे बैठा दिए हमने, ठीक है, क्लास में हमने 50 बच्चे बैठा दिए, ठूस ठूस के बैठा दिए, तो मतलब क्या, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। वहीं हमने जो है क्लास में 10 बच्चे बैठाए, तो ऐसा तो नहीं कि मतलब चिपके चिपक के बैठेंगे, नहीं ना, एक दूसरे स्पेस में बैठेंगे, 10 बच्चे हैं और पूरी बड़ी क्लास है, तो वो खुला स्पेस हो जाएगा, तो मतलब क्या है कि स्पेस ज्यादा हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा इसमें, मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, अब पार्टिकल की मूवमेंट क्या होगी, मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि स्पेस ज्यादा तो मूवमेंट भी ज्यादा करेंगे, ठीक है। जैसे क्लास में तुम्हारी किस दिन जो है बच्चे कम आए हैं, तो तुम क्या करोगे, इधर उधर उछल कूद करोगे अपनी क्लास में बैठ के, ठीक है, एक जगह शांति से तो बैठ के रहोगे नहीं। हाँ, बात अलग है, टीचर आ गया तो तुम डर के मारे एक जगह शांति से बैठ जाओगे। तो यही बोल रहे हैं कि अगर स्पेस ज्यादा है तो मूवमेंट भी पार्टिकल क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और ये सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस करना आसान होता है। आपके घर में जो एलपीजी गैस आती है, ठीक है ना, वो क्या आती है, वो कंटेनर में आती है, वो कंप्रेस होकर आती है, क्योंकि गैस को कंप्रेस करना बहुत ज्यादा आसान होता है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड, इनके बीच में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है। सेम यहाँ पे बलून का एग्जांपल देखा कि इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, चेंज ऑफ स्टेट में, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, कि जब किसी सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है, और जब एक लिक्विड को हीट किया जाता है वो गैस के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आपने जो है किसी भी सॉलिड को ले लिया, एग्जांपल ले लें हम, जैसे आपने आइस बाहर निकाली, वो पिघल के मतलब हीट मिल रही है उसको बाहर से, तो पिघल के किसमें बन जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। वहीं आपने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया गैस पे, वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन जाती है, उसकी वेपर बन जाते हैं। तो ये होता है स्टेट में चेंज आना हमारी। When a gas is cooled, it changes into liquid. When liquid is cooled, it changes into solid. अब अगर हम किसी गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड से लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि अगर हम किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड जाना, लिक्विड से गैस जाना, तो उसको हीट करना पड़ेगा। वहीं अगर हमें रिवर्स आना है, लिक्विड से सॉलिड आना है या फिर गैस से लिक्विड आना है, तो हमें उस चीज को कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, अगर हम आइस को हीट करेंगे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वाटर को हीट करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अभी बताया मैंने आपको। अगर स्टीम को ठंडा किया जाएगा तो वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और अगर वाटर को ठंडा किया जाएगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आइस के अंदर। हम बर्फ जमाते हैं तो पानी रखते हैं ना उसको जमाने के लिए, और उसके बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड के अंदर, और बन के बाहर आती है। यहाँ पे दिखा रखा है सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे उसको हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में जाएंगे हीट करना पड़ेगा। वहीं अगर हम गैस से लिक्विड में आएंगे तो उसको कूल करना पड़ेगा, लिक्विड से सॉलिड में दोबारा से उसको कूल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा। ये आपको डायग्राम के थ्रू समझा रखा है कि आइस के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्यों, सॉलिड स्टेट में, और एक इधर से उधर मूव नहीं कर पाएंगे। अब हमने इसको मेल्ट कर दिया, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो वाटर बन गया। वाटर के अंदर सॉलिड के कंपैरिजन में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, तो पार्टिकल आसानी से मूव कर सकते हैं। हमने इसको दोबारा से जो है बॉयल करा, पानी को बॉयल करने में क्या होगा, स्टीम बन गया, स्टीम मतलब गैस बन गई, तो गैस के पार्टिकल के अंदर स्पेस ज्यादा, तो उसकी मूवमेंट भी अपने आप ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल्टिंग, या फिर जिसको हम फ्यूजन बोल देते हैं। इसके बारे में पढ़ते क्या होता है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव फ्रीली, मतलब जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट होने लगते हैं, क्योंकि उसको अंदर से हीट मिल रही है, ठीक है। अब हीट मिलेगी तो उस वाइब्रेट होंगे उसके पार्टिकल, और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, और वो और ज्यादा फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। तो ऐसा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है मेल्ट होकर लिक्विड के अंदर, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन के नाम से जानते हैं, इस मेल्टिंग प्रोसेस को। वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड के अंदर, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम दूसरी यूनिट जो केल्विन यूनिट है हमारी इंटरनेशनल यूनिट, उसमें बोलते हैं 273 केल्विन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। मेल्टिंग क्या होता है कि सब सॉलिड हीट होता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, उसके पार्टिकल के बीच में वाइब्रेशन शुरू होती है और ज्यादा स्पीड से मूव करने लगते हैं। तो एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या बोला हमने, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। नेक्स्ट हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या है, अब फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में डिफरेंस क्या है। वहां पे हमने कोई फिक्स क्वांटिटी रखी थी हमने सॉलिड की, ठीक है,
यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 kg ऑफ सॉलिड हमने फिक्स रख दिया कि हम 1 kg के सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड के अंदर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने ऊपर वर्ड यूज नहीं करता, यहाँ पे यूज करना है। और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, ये वर्ड, ये जो तीनों वर्ड है हमारे, 1 kg ऑफ सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में डेफिनेशन आएगी तो आपको तीनों वर्ड तो लिखने कंपलसरी है, ठीक है। इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, जितनी हीट एनर्जी उसको चाहिए सॉलिड को। लेटेंट का मतलब यहाँ पे होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन जो हीट होती है, छुपी हुई हीट। अब तुम किसी सॉलिड को हीट कर रहे हो, ठीक है, मेल्ट कर रहे हो लिक्विड के अंदर, तो तुम्हें देख थोड़ी रहा है कि उसकी हीट कहाँ से निकलनी है, वो नहीं करना। तो अब वो उसको कन्वर्ट करने में कोई भी हीट लगती यूज होती है, तो उसको हम लेटेंट बोल देते हैं, मतलब हिडन है, छुपी हुई है, हमें दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉइलिंग। अब बॉइलिंग क्या होता है, नॉर्मल से आपको बताओ किस चीज को उबालना, बॉइल करना। इसकी डेफिनेशन है, when a liquid is heated its particles begin to move even faster then at a particular temperature the liquid begins to boil and changes into gas vapor। तो जब लिक्विड को हीट किया जाता है उसके पार्टिकल और ज्यादा जो है फास्टर मूव करने लग जाते हैं। तो एक ऐसा पार्टिकुलर टेम्परेचर जब लिक्विड उस टेम्परेचर पर आके बॉयल होना शुरू हो जाए और गैस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बॉइलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन व्हेन अ लिक्विड बॉयल द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। अब बल्क फेनोमेनन का मतलब क्या है, बल्क का मतलब है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो हो, ठीक है। तो जब लिक्विड बॉयल होगा तो बहुत सारे लिक्विड, बल्क ऑफ द लिक्विड, बहुत सारे लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब लिक्विड जो है जिस टेम्परेचर बॉइल करना स्टार्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक है। ये 373 केल्विन कैसा है, हमने मेल्टिंग पॉइंट क्या पढ़ा आइस का, वो पढ़ा हमने 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करा बॉइलिंग के लिए, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस हमारे किसके बराबर था, वो बराबर था हमारा 273 के बराबर, ठीक है, हमने पढ़ा अभी 273 केल्विन के बराबर। तो अब हमें 100 निकालना है, 0 273 के बराबर, तो 100 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें 100 प्लस करेंगे ना। तो 273 में अगर हम 100 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 373, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आया, 373 केल्विन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बॉइलिंग पढ़नी हम, जैसे हमने फ्यूजन पढ़ा, मेल्टिंग पढ़ा था, वैसे हमने उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था। अब यहाँ पे हमने बॉइलिंग पढ़ रही है, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, लेटेंट हीट वेपोराइजेशन। तो अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, the amount of heat energy required to change 1 kg of a liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of fusion। तो वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमें चाहिए होती है 1 किलो के लिक्विड को कन्वर्ट करने में गैस के अंदर, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे लेटेंट हीट, जैसे हमने लेटेंट ऑफ फ्यूजन में पढ़ा था कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें 1 किलो के सॉलिड को कन्वर्ट करने में लगती है, सेम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, जितनी 1 किलो के लिक्विड को, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 1 kg नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा 1 लीटर, ठीक है ना। ये टाइपिंग एरर हो गई, यहाँ पे 1 लीटर होगा, 1 लीटर ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड को तो हम किलो में नाप सकते हैं, उसको लीटर में नापेंगे। तो 1 लीटर के लिक्विड को कन्वर्ट करने में गैस के अंदर जितनी हीट हमें जरूरत होगी उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये वर्ड याद रखना आपको, और उसके बॉइलिंग पॉइंट में, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एक मॉलिक्यूलर मोशन में। अब हम किसी चीज को हीट कर रहे हैं, हमने पढ़ा सॉलिड को हमने हीट करा, तो उसके अंदर जो है पार्टिकल में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, पार्टिकल जो है मूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फ्रीली मूव होना शुरू हो जाएंगे, पार्टिकल की स्पीड तेज हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट करने से हमारे पार्टिकल इधर से उधर से मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में टूट जाता है, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट होता है किसी भी पार्टिकल में, मैटर पे। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन होता क्या है, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। अब हमने सॉलिड से लिक्विड तो पढ़ लिया, लिक्विड से गैस भी पढ़ लिया, कन्वर्ट हो सकता है। अब हम सॉलिड को क्या डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना या फिर गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है। अब जैसे आप घर में देखते हो कि नेफ्थलीन बॉल्स यूज करते हैं, ठीक है, कपूर की गोलियां जो हम यूज करते हैं, गर्मियों में सर्दियों में मम्मियां डाल देती हैं कपड़ों के अंदर कपूर की गोलियां, और उसके बाद अगर तुम देखोगे कुछ टाइम बाद तो क्या देखोगे, कपूर की गोलियां छोटी हो जाती हैं या मिलती नहीं है उसमें, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसी किस प्रोसेस से होती है, वो सब्लिमेशन के प्रोसेस से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है कि आपको अमोनियम क्लोराइड लेना है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड लेना है, उसको हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, ये चाइना डिश ले रखी है, चाइना डिश में हीट करना है उसको, ये बर्नर है, बर्नर हीट करने पे क्या होगा, और ऊपर हमने क्या लगा दी, कॉटन लगा दी। तो अमोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड के वेपर यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्टेड फनल लगा रखी है, फनल तो पता ही होगी आपको। और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड हमने पहले वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर, इफ द वेपर आर कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। अब मतलब क्या है, सॉलिड कैम्फर वही होगा कपूर की गोलियां या फिर अमोनियम क्लोराइड, अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम उन वेपर को ठंडा करेंगे तो वो दोबारा से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा प्रोसेस हुआ, सब्लिमेशन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस। अब गैस पे जो है क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का, अगर हम गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। When pressure is applied on gas, the particles come closer and the gas changes into liquid, ठीक है। अगर हम किसी भी गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके जो पार्टिकल होंगे क्लोज आ जाएंगे। अब किसी भी चीज को तुम दबा रहे हो तो क्या होगा, तुम उससे इस तरीके से क्लोज आ रहे हो, चिपका रहे हो, ठीक है। तो वैसी गैस को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उसके पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और इतने क्लोज आ जाएंगे कि वो गैसेस स्टेट जो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट होता है हमारा प्रेशर का गैस में।
वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। तो अब हम गैस को लिक्विफाई का मतलब यहाँ पे है कि गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर रिड्यूस करके। ठीक है ना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, 1 नंबर में और मार्क 2 मार्क में आ जाता है कि हम गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके, और सेकंड क्या है, टेम्परेचर को रिड्यूस करके। ठीक है ना। कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, अब हमारी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको हम दूसरा ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, तो ये कंप्रेस फॉर्म का एग्जांपल है। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अगर हमने प्रेशर को कम कर दिया तो ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आप देखते हो टीवी वगैरह में देखा होगा आपने, कोई शो वगैरह आते हैं तो आप देखते हो आप धुआं से छोड़ते हैं, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है ना, जो डायरेक्टली अगर हम उसका प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो डायरेक्टली गैस स्टेट में आ जाती है। व्हाइट कलर का जो निकलता है गैस, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस ही होती है। एलपीजी जो आपके घर में आती है वो लिक्विफाई होकर आती है, लिक्विड की फॉर्म में बन के आती है। ठीक है ना, ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। अब इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है कि सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में आना, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, मतलब इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं ना। तो अब इसके बारे में पढ़ना है हमें। अब हमारी जो मैटर की स्टेट है वो इंटर कन्वर्टिबल होती है। ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। तो हम जो है मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर या फिर प्रेशर में चेंज लाके। तो अभी हमें जो है डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, ट्रायंगुलर डायग्राम है। तो सॉलिड से जो हम लिक्विड में जाएंगे उसको हमने क्या पढ़ा, फ्यूजन पढ़ा, या दूसरा हमने इसका मेल्टिंग पढ़ा है। ठीक है, लिक्विड से गैस में जाएंगे इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और अगर हम सॉलिड से गैस में जाएंगे तो हमने पढ़ लिया इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब इसका हम रिवर्स पढ़ेंगे, लिक्विड से सॉलिड में आना हमारा हो जाता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, और गैस से लिक्विड में आना हो जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, और लिक्विड से गैस में हमारा वेपराइजेशन। यहाँ तक समझ आएगा आपने। तो हमने क्या पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, और इसका रिवर्स करेंगे हम, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, और गैस से लिक्विड आना हमारा कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ना है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड का वेपर के अंदर चेंज होना किसी भी टेम्परेचर पर उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। ठीक है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है, बताया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। तो 100 डिग्री से नीचे या 373 केल्विन से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर के अंदर चेंज होना वो हमारा कहलाता है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन, मतलब इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस पे होता है। वही हमने क्या पढ़ा था, बॉइलिंग कैसा फेनोमेनन है, बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है, और इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन है। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज टू वेपर स्टेट। अब जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो सरफेस से एनर्जी को गेन करते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बीच में इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पाए, और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, ये होता है वेपरेशन। नेक्स्ट है कौन से फैक्टर हमारे वेपरेशन को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहले तो हमारा सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और विंड स्पीड पे। ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ये कैसे समझोगे, अब जैसे तुम या मम्मी घर पे कपड़े टांगती है, ठीक है, मम्मी कपड़े फैला के टांगती है ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब मोड़ के टांग दिया, क्यों, क्योंकि अगर हम कपड़ों का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, फैला के डालने से उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो मतलब इवेपोरेशन की स्पीड क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, ये उसका एग्जांपल है। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, अब धूप निकली है, हमने धूप में कपड़े डाले हैं, तो मतलब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है, तो उस टाइम हमारे कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है जो भी वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे बारिश का टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे अगर हम कपड़े सुखाएं तो उस टाइम पे कपड़े नहीं सूखते, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हवा में, एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ह्यूमिडिटी, हिंदी में इसको हम नमी बोलते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी हम बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है विंड स्पीड, अगर हमने बढ़ा दी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन में क्या चेंज होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब धूप नहीं है, हवा चल रही है बहुत ज्यादा, तो भी क्या होगा, उसमें कपड़े सूखने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हवा अपने साथ क्या करेगी, जो इवेपोरेशन होगा उसके पार्टिकल को, पानी के पार्टिकल को अपने साथ फ्लो करके ले जाएगी, भाग ले जाएगी। ठीक है ना, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा बढ़ जाता है। इवेपोरेशन दिखा रखा है यहाँ पे कि पार्टिकल जो यहाँ पे किसी भी सरफेस से एनर्जी गेन करके एयर के अंदर चले जाते हैं। अब इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है, ठंडक कैसे फैलाता है। ठीक है, तो जब एक लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं तो हमने पढ़ा कि पार्टिकल जो है लिक्विड के वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं आपस से, और वहां से इवेपोरेट हो जाते हैं। अब क्योंकि वहां से हीट लेके वो इवेपोरेट होता है, मतलब हीट भी साथ में निकल गई, तो जब हीट वहां से चली जाएगी तो वहाँ का एनवायरमेंट कैसा हो जाएगा, सराउंडिंग कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे जो इवेपोरेशन वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल में देखा है कि गर्मियों के टाइम पे देखा होगा कि छतों में जो है पानी छिड़कते हैं हम, ठीक है, पानी डालते हैं, क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, इवेपोरेशन जो है बढ़ जाता है। इवेपोरेशन होने के साथ वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब, जो गर्मी है वहाँ पे वो ऊपर चली जाती है, और सरफेस कैसी हो जाती है, वहाँ पे कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है ना, गर्म सरफेस को ठंडा बना देते हैं।
और गर्मियों के टाइम पे हम जो है हमें ज़्यादा पसीना आता है इवेपोरेशन की वजह से, और जब वो पसीना जो सूखता है तो हमारी बॉडी में एक ठंडक का एहसास होता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी ठंडी महसूस होती है, कोल्ड फील होता है हमें। Wearing cotton clothes in summer keeps us cool because cotton absorbs sweat, and when the sweat evaporates, it absorbs heat from our body, making the body cool. तो जब हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं समर में, क्यों बोलते हैं हमें कि कॉटन क्लोथ पहनो गर्मियों में? क्योंकि कॉटन जो है गुड एब्जॉर्बर है हीट का, स्वेट का, ठीक है, तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब करके उसको इवेपोरेट कर देता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी से, ताकि हमारी बॉडी कैसी फील हो, ठंडी फील हो। तो यहाँ पे दिखा रहा है जो वार्म एयर है वो एनवायरमेंट से लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा और उस सराउंडिंग को क्या कर देगा, वो ठंडा कर देगा, ठीक है। हमारा जो वाटर टैंक काम करता है वो भी ऐसे काम करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हमें पढ़ना है चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट में क्या चेंज होता है उसके बारे में जानना है हमें। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इनटू लिक्विड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, मतलब क्या है कि जब सॉलिड को हमने हीट करा वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। आज का लेक्चर कब खत्म होगा, ठीक है ना, आपकी ऐसी हालत हो गई होगी वेट करते करते लेक्चर का। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं हम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेस में ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सी है प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स से पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी एग्जाम हमारे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।